चैनल मैथोफिलियंस। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कि नंबर लाइन पे हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। हमने पढ़ा है कि रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर, है ना। आपको ये भी याद होगा कि क्लास 8 में आपने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है। रैशनल नंबर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है 3/4 या लिखा है 1/2 या लिखा है 4/5, है ना, या फिर ऐसा कोई नंबर लिखा है 7/2, कोई भी नंबर लिखा है। इसको आपने सीखा है कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ क्लास 9 में आपको क्या सीखना है कि नंबर लाइन पे रियल नंबर्स और स्पेसिफिकली इर्रेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे कि हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि इर्रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो वो एक इर्रेशनल नंबर होता है ना। तो अगर मैं बात करूं अंडर रूट 2 की या अंडर रूट 3 की या स्क्वायर रूट 5 की या स्क्वायर रूट 7 की, इसी तरह से बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो इन नंबर्स को किस तरह से हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। इसके अलावा आपको इस लेक्चर में ये भी सीखना है, पहला तो ये सीखना है, सेकंड क्या सीखना है, सेकंड ये सीखना है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई डेसिमल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कोई नंबर है, जैसे सपोज लिखा है अंडर रूट 3.5 या लिखा है अंडर रूट 9.6 या कुछ भी लिखा है ना, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। अगर आपको एग्जैक्ट कोई नंबर लिखा है, जैसे सपोज लिखा है, खाली लिखा है 3.5 या 9.6, तो आप इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यही नंबर अगर अंडर रूट में चला जाए तो इसको किस तरह से नंबर लाइन पे प्लॉट करना है वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो अब अगर आपको लिखा है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन, अगर ऐसा लिखा है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको बनानी है एक लाइन, बल्कि इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए एक नंबर लाइन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक पेंसिल और एक स्केल का यूज़ करेंगे और एक लाइन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बन गई लाइन, आई होप ये विजिबल है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरा जूम करती हूँ, ठीक है। एक लाइन बनाई है हमने, पेंसिल आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कम शार्प पेंसिल ली है ताकि आपको दिखाई दे, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में बनाएंगे या कहीं पे भी जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। ये प्रिकॉशन आपको लेना है, नहीं तो आपकी मेजरमेंट सही नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ की है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क लगाना है। एक सपोज ये मैंने मार्क लगा दिया 0 का, ये 0 है मेरा। अब मुझे 1 यूनिट के जितना डिस्टेंस लेना है। 1 यूनिट कहने का क्या मतलब है, 1 यूनिट कहने का मतलब है कि कोई भी यूनिट हो सकती है। 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। 1 यूनिट कितना भी हो सकता है। ये 1 यूनिट आपके अजम्पशन पे डिपेंड करता है कि आपने 1 यूनिट कितना लिया है। अब मैं यहाँ पे 1 यूनिट लेने जा रही हूँ 2 सेंटीमीटर के जितना। ये अज्यूम किया है मैंने, मैं इसको अज्यूम कर रही हूँ कि मेरा 1 यहाँ पर है, मेरा 2 यहाँ पर है, मेरा 3 यहाँ पर है,
ये मेरी अजम्पशन है कि 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्या करना है आपको? आपने 1 यूनिट यहाँ लिया है और अब 1 जहाँ पे आपने मार्क किया है यहाँ से भी आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो भी 1 यूनिट का होना चाहिए। एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, वो भी कितने यूनिट का होगा? 1 यूनिट का होगा। 1 यूनिट आपका बेस हो गया, 1 यूनिट आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब मैं इसको कोई नाम दे देती हूँ। इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ O, इस 0 पॉइंट को दे रही हूँ O, और जहाँ पे 1 है इसको नाम दे रही हूँ A, और यहाँ जहाँ पे परपेंडिकुलर ख़त्म हुआ है इसको दे रही हूँ B। ठीक है? अब आपको दिख रहा होगा कि ये OA आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। आपको याद होना चाहिए कि अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम कहती है, ये दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना, ये कहती है। तो अब अगर मैं पॉइंट O और पॉइंट B को ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे एक मुझे राइट एंगल ट्राइंगल साफ साफ नज़र आ रहा है। ट्राइंगल OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे A पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, जो कि बनाया है हमने साथ। अब अगर मुझे ये पता है कि ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो मैं एक पता लगा सकती हूँ कि ये कितना है। पता लगाते हैं ज़रा। हाइपोटेन्यूज कितना था? OB था, यानी OB का स्क्वायर। ठीक है? और बेस कितना था? बेस था हमारा OA, यानी OA का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कितना था? AB। और ए वैल्यूज़ हमें पता है। OA कितना है? 1 यूनिट है, 1 यानी 1 का स्क्वायर। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इस 1 यूनिट को कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है, 2 सेंटीमीटर लिया है, 3 सेंटीमीटर लिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मेरे लिए क्या है? 1 यूनिट है, तो मैं इसको 1 ही लूँगी। 1 स्क्वायर। AB कितना है? ये भी 1 स्क्वायर है, क्योंकि 1 यूनिट ये मेरी अजम्पशन है। अब 1 का स्क्वायर 1, सिंपल सी बात है, ये भी 1, और इनका सम कितना हो गया? 2। अब ये तो था OB स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अब दिख रहा है? ओके। OB निकालना है तो स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब OB कितना है? इसको सॉल्व करके हमें पता लग गया कि OB जो है भाई √2 है, और यही हमें लाना था। लेकिन भाई इसको √2 को नंबर लाइन पे लाना है। आप तो हवा में ला रहे हो, हवा में नहीं लाना है। क्या करेंगे अब हम उठाकर इसको नंबर लाइन पे ले आएंगे। कैसे लाएंगे भाई? हाथ से तो नहीं ला सकते। हम क्या करेंगे? कंपास का यूज़ करेंगे। अपनी कंपास की मेटल टिप को, इस वाली मेटल टिप को यहाँ पर O पर रखेंगे सेंटर की तरह, और कितना खोलेंगे कंपास? B जहाँ तक है वहाँ तक खोलेंगे। ये खोल लिया मैंने, दिख रहा है? और ये OB आपका रेडियस हो गया। थोड़ा सा और खुलेगा ये, हाँ अब ठीक है, खुल गया ये। अब इसको उठाकर मुझे कहाँ लाना है? यहाँ लाना है। ये जो √2 था OB, इसको उठाकर लाना है यहाँ। तो इसको खींच कर नीचे ले आएंगे यहाँ नंबर लाइन पे। ये उठ के आ गया यहाँ पर। ये मार्क जो आपको मिल रहा है ये √2 के लिए मिला है, यानी ये जो था, ये देखिए OB जितना डिस्टेंस था वही हो गया आपका ये वाला डिस्टेंस। जो डिस्टेंस यहाँ था वही डिस्टेंस यहाँ है, यानी सेम रेडियस के साथ आपको यहाँ पर नंबर लाइन पे एक पॉइंट मिल गया है। इसको मार्क कर देते हैं। इस वाले पॉइंट का नाम हो गया सपोज C।
अब ओ सी जहाँ पे है, ओ सी का डिस्टेंस जो होगा वो होगा √2, यानी ये वाला पॉइंट किसका रिप्रेजेंटेशन है, √2 का। तो आपने √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। ये था इसका काम, मतलब बहुत ज़्यादा कोई स्टेप्स नहीं थे। सबसे पहला स्टेप, नंबर लाइन आपने बनाई, उस पे आपने यूनिट्स के अकॉर्डिंग डिवीजन कर दी 1 यूनिट पे। आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे आपको बड़ा बड़ा दिखाना था इसलिए मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है। आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेके भी कर सकते हैं, चाहें तो 3 सेंटीमीटर। आप उससे ज़्यादा मत ले लेना, कहीं बोलें कि आपने बोल दिया, मैम ने बोला है कि कितना भी लेना है तो 5 सेंटीमीटर का ले लें, 10 सेंटीमीटर का ले लें, नहीं, एक हद में लेना है। उसके बाद क्या करना है, इस 1 पॉइंट पे जहाँ पे आपने 1 मार्क किया है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सेम उतनी ही यूनिट का जितना आपने बेस लिया है 1। ठीक है, अब उसको फिर जब आपने पाइथागोरस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट करी है वैल्यू, तो आपको पता लग गया कि ओ बी कितना था, √2 है, और यही लाना था आपको। लेकिन ये हवा में नहीं चाहिए, ये नंबर लाइन पे चाहिए। तो नंबर लाइन तो नीचे है, तो आपने क्या किया, ओ पे अपना कंपास रखा, ओ को सेंटर अज्यूम कर लिया और ओ बी को अपना रेडियस मान लिया, और उस रेडियस से एक आर्क लगा दिया आपने अपने नंबर लाइन पे, तो आपको मिल गया √2। ओके, इसी तरह अभी हम देखते हैं √5 का। √3 भी आप इजीली ऐसे ही बना सकते हैं। क्या करेंगे आप यहीं पे जैसे आपने √2 का काम कर लिया, उसके बाद यहाँ बी पॉइंट पे आप एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और फिर उस पॉइंट को और यहाँ वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। अब मैं यहाँ पे बना नहीं रही हूँ क्योंकि फिर आपको लगेगा कि √2 में ये सब काम करना है, ये √3 के लिए बता रही हूँ मैं। चलिए उसको सेपरेटली बता दूंगी। अभी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं √5। लिखा हुआ है रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे प्लॉट करना है आपको इसको। अब क्या करेंगे आप, भाई वही काम करेंगे जो अभी हमने किया था। सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये रही हमारी लाइन। ठीक है, ये बन गई। अब क्या करना है भाई, अब सीधी दिख रही होगी। अब क्या करना है भाई, अब सबसे पहले हम एक 0.0 मार्क करते हैं अपने नंबर लाइन पे। उसके बाद 1 यूनिट की जितना डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये है मेरा 1 यूनिट। ठीक अब क्या करना है, ये है 1 यूनिट। याद करिए हमने इससे पहले भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी। अब ये ओ पॉइंट है और ये अगर ए पॉइंट है, अगर मेरा बेस आपको यहाँ का विजिबल है, चलिए इधर लिखती हूँ। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज ये ओ ए है और ये बी है, ठीक है। अब अगर आपका ये 1 यूनिट है और आपको अपना हाइपोटेन्यूज चाहिए √5, तो ये अगर 1 यूनिट है तो ये आप अगर 2 ले लें तो ये आ सकता है √5। कैसे, चेक करते हैं। अगर मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो मुझे मिलेगा ओ ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ऑफ कोर्स, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए कितना है 1, ओ बी कितना हमने ले लिया 2 ले लिया है। 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ा 4, दैट इज़ 5। यानी कि ए बी स्क्वायर मिल गया मुझे 5। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी √5। ए बी निकल के आ गया √5 और यही मुझे लेके आना है √5। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पे 1 यूनिट नहीं लेंगे, अब हम यहाँ लेंगे 2 यूनिट। ठीक, आप ले लेते हैं, चलिए पहले, उसके बाद मैं बोलूँगी नेक्स्ट क्या मुझे बोलना है।
ये तो था 1 यूनिट, 2 यूनिट लेना है तो इतना लेना पड़ेगा। और ये परपेंडिकुलर हमने कर दिया ड्रॉ, ठीक है, ये रहा। अब कर देंगे इसको ज्वाइन। ध्यान से करना है बहुत। ठीक है, ये कर देते हैं इसको मार्क, यहाँ पर बी पॉइंट मार्क कर देते हैं। अब ये 1 यूनिट है और ये है 2 यूनिट, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये ओ बी कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, और यही लाना है। अब ये हवा में है तो भाई इसको फिर से लेके आते हैं यहाँ पर। क्या करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे, मेटल टिप को रखेंगे 0 पे, आई मीन ओ पे, और कितना खोलेंगे, बी के जितना खोलेंगे। खुल गया। अब इसको उठाकर कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। अब देखिए उठा कर ले आए हम इसको यहाँ पर। अब देखिए 2 से ज़्यादा आ रहा है, दिख रहा है आपको, 2 यहाँ पर है और ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है √5, और हमें पता है कि √5 की वैल्यू 2 से बड़ी होती है। तो ये पॉइंट हो गया आपका √5। इसको आप कुछ नाम भी दे सकते हैं, सपोज मैंने C नाम दे दिया है। तो OC जो डिस्टेंस है वो है √5 का, और C पॉइंट आपको किसका रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, √5 का। क्लियर। ये तो हुआ कि आपने एक स्टेप में कैसे करना है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर जो अभी हमने सीखा √2 के लिए कि 1 यूनिट यहाँ पे ली है, 1 यूनिट यहाँ पे ली है, तो फिर हम कैसे करेंगे वो भी आपको मैं स्पाइरल करके बताती हूँ कि कैसे हम उस स्पाइरल को बनाते हैं। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल, स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको, क्या है ये। अब जैसे कि √2 के बारे में बताया था कि √2 कैसे बनाना है, तो मैं फटाफट बनाती हूँ यहाँ पर। पहले सबसे पहले बना ली भाई एक नंबर लाइन, और इस पे मार्क कर दिया हमने 0, एंड देन मार्क कर दिया 1 यूनिट। ये रहा मेरा 1 यूनिट। उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, और ये भी होना चाहिए 1 यूनिट की जितना। ठीक है, ये हो गया 1 यूनिट परपेंडिकुलर। उसके बाद हमने कर दिया इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। नाम मार्क कर दिए मैंने, पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। अब क्या करेंगे हम, अब अगर √2 चाहिए तो कंपास का यूज़ करेंगे हम। अपनी मेटल टिप को यहाँ O पे रख देंगे और B के जितना खोलेंगे, और इसको यहाँ पे एक आर्क बना देंगे, नंबर लाइन तक ले आएंगे इस आर्क को। ये पॉइंट मुझे मिल गया, ये वाला √2। ठीक है, अब अगर √3 चाहिए मुझे, तो अब क्या करेंगे हम, इस OB के ऊपर इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाना है। कितना बनाना है, 1 यूनिट के जितना बनाना है। तो B पॉइंट पे काम करेंगे, B पॉइंट पे अपना स्केल रखेंगे और एक परपेंडिकुलर बना देंगे। अब सवाल ये है कि आपका परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना दें, ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, ऐसे बना दें। नहीं, एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं उसके लिए, आप अपने D का यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट पता लग जाएगा कि कहाँ पे जाके 90 डिग्री बनेगा। अगर वो 89 डिग्री भी बना ना, या 89.5 डिग्री भी बना, तो भी गलत हो जाएगी मेजरमेंट, ये याद रखिएगा। तो बेहतर है कि आप अपने D का यूज़ कर लें ताकि 90 डिग्री का एग्जैक्ट पता लग जाए। ओके, तो D का यूज़ करते हैं। इस B पॉइंट पे रखेंगे 90 डिग्री। आप बनाना ऑलरेडी जानते होंगे, बनाना है हमें सिर्फ 90 डिग्री।
तो यहाँ पे रखा है हमने और एक पॉइंट लेंगे। ये मिल गया मुझे 90 डिग्री के लिए पॉइंट। अब क्या हो जाएगा इससे फ़ायदा, अब ये स्केल रखेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे और ये रहा, और मुझे मिल गया एक डायरेक्शन। और अब क्या करेंगे हम 1 यूनिट के जितना डिस्टेंस ले लेंगे। बस ये 1 यूनिट ले लिया मैंने, 1 यूनिट। अब क्या करना है, ये सपोज़ ये पॉइंट जो है ये सी है, ये वाला पॉइंट, ओ और सी को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, अब ये जो मिला है ना आपको, ये जिस तरह से √2 था, इसी तरह से ये जो मिला है ये √3 मिला है। आप चाहें तो पाइथागोरस से चेक कर सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का सम करके देखिएगा, यही आएगा। ठीक, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो क्या करेंगे, ओ पे रखेंगे अपना कंपास का मेटल टिप और ओ सी के जितना रेडियस लेंगे और इसको ले आएंगे नीचे। ये बन गया, ये पॉइंट जो मिला है ये मिला है √3, ये पॉइंट मिल गया आपको √3। ठीक है, इसी तरह चाहिए √4। √4 के लिए क्या करेंगे, फिर से अब सी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, वो भी 1 यूनिट का, तो बना लेते हैं भाई फिर से। ये रहा पॉइंट, डायरेक्शन मिल गई। और अब ले लेते हैं 1 यूनिट। ये हो गई 1 यूनिट। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये जो पॉइंट है आपका सपोज डी है, ये ओ और डी को ज्वाइन करना है आपको। ओ और डी ज्वाइन कर दिया भाई, ये देखिए आप स्पाइरल की तरह से बनता जा रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है आपका √4। √4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है ना, √4 का मतलब 2। अब इस √4 को हमें लाना है नंबर लाइन पे, तो ओ पे रखेंगे अपना ये कंपास का मेटल पॉइंट, मेटल टिप, और डी के जितना खोलेंगे ओडी हमारा रेडियस हो गया, और ये हो गया हमारा आर्क। ये बन गया √4, ये पॉइंट मिला है √4 के लिए, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 2, जिस तरह से ये 1 है ये 2 होगा। अब इसी तरह √5 बनाना होता तो फिर से हम यहाँ पर बनाते एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का और फिर उनको ज्वाइन कर दे और फिर आर्क लगा देते, तो तब जाके बनता √5। तो अगर स्पाइरल वाले मेथड से जाते बनाने के लिए तो बहुत टाइम लग जाता, तो इससे बेटर था कि हम जो अभी मैंने इससे पहले मेथड बताया आपको, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए और देखिए कि कहाँ पर आपकी वो वैल्यू लाई करी है जो आपको चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अपने परपेंडिकुलर की हाइट को आप अज्यूम करके ड्रॉ कर दीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए, तो वो ज़्यादा आसान है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। अब अगर लिखा है रिप्रेजेंट √3.5 ऑन द नंबर लाइन, अब जिस तरह से हमने अभी सीखा कि कैसे इर्राशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, इसी तरह अगर यहाँ पर एक और इर्राशनल नंबर लिखा है और आपको इसको प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, तो आपके पास एक और तरीका है इसको प्लॉट करने का। क्या है वो तरीका, सबसे पहले आप करेंगे उतने ही सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ जितना कि आपको यहाँ पर अंडर के अंदर दिया हुआ है। यानी अगर यहाँ पे 3.5 लिखा है तो मैं करने वाली हूँ सबसे पहले एक 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ। ये स्केल सीधा है, ठीक है, यहाँ रखा है हमने 3.5 तक ले आए। ठीक, ये रहा, इसको मार्क कर देते हैं ए, इसको मार्क कर देते हैं बी। अब क्या करना है आपको, 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करना है इसको। ये लिया है यहाँ से यहाँ तक,
1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दिया, इसको मार्क कर देते हैं C। ठीक है, ये जो है ना, ये डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, और ये वाला जो डिस्टेंस था यहाँ तक, ये वाला था 3.5 सेंटीमीटर। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, अब ये 1 सेंटीमीटर की लाइन आपने एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर दी है। अब आपको AC इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के। तो कंपास और पेंसिल यूज़ करते हैं। ये जो AC है ये पूरा आपका, इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। तो क्या करेंगे, AC यहाँ तक मोर देन हाफ, AC जितना भी है उसका मोर देन हाफ खोलेंगे। मोर देन हाफ खोल लिया हमने आर्क, और यहाँ पे एक आर्क लगा दी, एक आर्क यहाँ लगा दी। ठीक है, और अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपना रखेंगे मेटल टिप, इस आर्क को यहाँ से कट, और यहाँ से, ये तो छोटा पड़ गया, अब फिर से यहाँ से करेंगे भाई इसको, ताकि पूरा कर लें। हो गया। अब बनाते हैं मिड पॉइंट। ज्वाइन नहीं करना है दोनों को, सिर्फ हमें मिड पॉइंट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ हमें मिल गया हमारा मिड पॉइंट। ठीक, इसको मार्क कर देते हैं, इसको मार्क कर देते हैं D। ठीक, अब क्या करना है, अब D को अपना सेंटर मानते हुए और AD के जितना अपना रेडियस खोलना है हमें, और एक सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, क्लियर? बन गया एक सेमी सर्कल, डार्क करके बनाया है मैंने थोड़ा। अब आपको B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाना है जो कि आपके सेमी सर्कल को कट करे, इंटरसेक्ट करे। बन गया। अब क्या करना है, अब इस पॉइंट को पहले मार्क कर देना है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं E। ये जो BE दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर, ये कुछ और नहीं बल्कि √3.5 है। लेकिन हमें क्या करना था, इसको नंबर लाइन पे लाना था। अब ये फिर से हवा में है, तो क्या करेंगे भाई, इसको पूरा ऐसे करके इतना ही आर्क खोलेंगे। ये हमारी मेटल टिप, B को हम अपना सेंटर अज्यूम कर लेंगे और BE को अपना रेडियस। इतना खोलते हुए इसको ले आएंगे नीचे। नंबर लाइन तो है नहीं, तो बना लेते हैं भाई। ये रही नंबर लाइन। ये जो B है ये होगा आपका 0, और ये जो पॉइंट है आपका मिला है आपको, ये है √3.5। क्लियर? बहुत सिंपल है, और ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना था, सबसे पहले आपको एक लाइन बनानी है, उसके बाद जितना आपको यहाँ अंडर रूट में वैल्यू दी है उतना ही आपको सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है, 3.5 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर फिर उसमें ऐड करना है, और फिर जो आपका एक लाइन आपको मिली है लाइन सेगमेंट यानी कि AC, उसका मिड पॉइंट पता लगाना है। मिड पॉइंट कैसे पता लगाएंगे, पूरे लाइन का मोर देन हाफ खोल के, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आर्क्स लगा दी है दोनों तरफ, और फिर हमें मिल जाएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हम अपना सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल बनाएंगे और उसका रेडियस ले लेंगे AD या DC, और एक सेमी सर्कल बनाने के बाद B पॉइंट से, जहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर ऐड किया था, उस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो कि सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करे, और BE जो होगा हमारा लाइन सेगमेंट, यही हमारी √3.5 की वैल्यू हमें देगा। और इसको हम मेजर करके, मतलब अपने B को सेंटर मानते हुए BE के जितना आर्क खोलेंगे और नीचे नंबर लाइन पे उसको ले आएंगे। तो ये जो पॉइंट मिला मुझे, पॉइंट F, ये पॉइंट F
मेरे अंडर रूट 3.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर बी ओरिजिन है तो, मतलब ओ है, मतलब 0 है तो। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। अब आप इस मेथड से अंडर रूट 2 को भी चेक कर सकते हैं, अंडर रूट 3 को भी चेक कर सकते हैं, अंडर रूट 5 को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो आपको बोला जाता है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 बनाने के लिए, उसको आपको स्पाइरल मेथड से ही बनाना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड, उसी से बनाना है। आपको अंडर रूट n के लिए स्पाइरल नहीं बोला जाएगा बनाने के लिए, क्योंकि अब वो आपके सिलेबस से हट चुका है, इस बार 2020 में हट चुका है। तो आपको जो पूछा जाता है वो ज़्यादातर अंडर रूट 2 या 3, कई बार 5 भी पूछ लिया जाता है। और इसमें भी अंडर रूट के अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यू, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन में एक नंबर लिखा होगा और आपको उसी के साथ ये काम करना है। तो दोनों क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा ही पूछा जाता है, पक्की बात, श्योरिटी के साथ ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको छोड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। इसके अलावा एक बात और मुझे आपको बतानी है, जो कि शायद मैंने एक लेक्चर में आपको बताई होगी, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स या फिर इर्रेशनल नंबर्स की, तो कितने रैशनल नंबर या कितने इर्रेशनल नंबर्स हो सकते हैं दो रियल नंबर्स के बीच में। तो नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू real numbers are इनफाइनाइट होते हैं। अगर रैशनल नंबर्स की बात करूं और इर्रेशनल नंबर्स की बात करूं, मतलब कितने रैशनल नंबर्स या कितने इर्रेशनल नंबर्स होंगे किसी भी दो रियल नंबर के बीच में, तो इसका जवाब है कि इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं या इनफाइनाइट मैनी इर्रेशनल नंबर्स हो सकते हैं किसी भी दो रियल नंबर के बीच में। कभी भी ट्रू फॉल्स या फिलअप में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।